स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी वॉज गिवन बाय टू रिसर्च ग्रुप्स। एक ग्रुप में थे यूग हक्सले एंड जीन हैंसन और दूसरे ग्रुप में थे A.F. हक्सले और R. Nederkirk. In 1954, they both explained the sliding filament theory, which explains the mechanism of muscle contraction. Muscle contraction provides animals with great flexibility, allowing them to move in opposite ways. हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों कर पाते हैं because our muscles do contract. The molecular changes that result in the muscle contraction have been conserved across evolution in the majority of animals. By studying the sarcomeres, the basic unit controlling changes in the muscle length, scientists proposed the sliding filament theory to explain the molecular mechanism behind muscle contraction. Within the sarcomere, myosin slides along actin to contract the muscle fiber in a process that requires ATP. This means कि muscle contraction एक energy consuming process होता है. Now, to understand the mechanism, we first need to understand the structure and composition of the muscle fiber. तो स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो एक मसल फाइबर, जैसे कि हम स्केलेटल मसल देख रहे हैं, तो एक स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारे बंडल्स होते हैं मसल फैसिकुलस के। एक मसल फैसिकुलस के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं और एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रल्स प्रेजेंट होते हैं। एक मायोफाइब्रल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो उसमें अल्टरनेटिवली लाइटर और डार्कर बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। द डार्कर बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ द मायोसिन फिलामेंट व्हाइल द लाइटर बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। और जो लाइट बैंड होता है उसको आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं या आई बैंड बोलते हैं बिकॉज इट अलाउज द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू पास थ्रू इट, while the darker bands are called the anisotropic band or the A band because it does not allows the plane polarized light to pass through it. Now, इसी में से जो लाइटर बैंड होते हैं उसके सेंटर में प्रेजेंट होती है एक जी डिस्क या जिसको जी लाइन भी बोलते हैं। तो एक जी डिस्क से एडजेसेंट जी डिस्क तक की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम सार्कोमेयर बोलते हैं। सार्कोमेयर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर। एक सार्कोमेयर में जो हम लोग स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा भी ध्यान से पढ़ेंगे, पर एक सार्कोमेयर में लाइट बैंड जो होता है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिन फिलामेंट होता है और जो डार्क बैंड होता है वो ड्यू टू मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है। नाउ, प्रोटीन्स फाउंड इन द मसल फाइबर. There are two types of protein found in the muscle fiber. Either they are accessory or they are contractile in nature. The accessory proteins are troponin, tropomyosin, titin, actinin, nebulin, and dystrophin, while the contractile proteins are actin and myosin. Looking at the myosin, it is the thick filament. जैसा कि हमने बताया कि लाइट और डार्क बैंड होते हैं और डार्क बैंड में थिक फिलामेंट प्रेजेंट होता है, वो थिक फिलामेंट मायोसिन होता है। तो थिक फिलामेंट होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 5,21,000। इसमें एक हेड रीजन होता है, एक टेल रीजन होता है और ये 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। 2 हैवी चेन्स होती हैं, 4 लाइट चेन्स होती हैं। द हेड रीजन कंटेन्स द एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड द साइट फॉर एटीपेज एक्टिविटी ऑफ मायोसिन। एटीपेज एक्टिविटी का मतलब होता है कि जब एटीपी का मॉलिक्यूल एक्टिन के हेड पे, मायोसिन के हेड पे जाके बाइंड करता है तो वो उसको तोड़ देता है एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ना, एक्टिन थिन चेन होती है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, पॉलीमर ऑफ जी एक्टिन यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से फिलामेंटस एक्टिन यानी कि एफ एक्टिन बनता है और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ 2 स्ट्रैंडेड रोप। इसके पास कोई एटीपेज एक्टिविटी नहीं होती है और मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है जो कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स से छुपी होती है। ना, ट्रोपोमायोसिन क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन इज अ रॉड शेप्ड मॉलिक्यूल about 41 nanometer in length and lies end to end in the grooves made by the 2 strands of the actin filament। यानी कि वो जो 2 स्ट्रैंडेड रोप का स्ट्रक्चर था उसमें जो ग्रूव्स बन रहे थे उनको कवर अप करके रखता है कौन? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन एक और प्रोटीन होता है जो कि 3 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन टी बाइंड करता है ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोनिन आई इनहिबिट करता है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, वाइल ट्रोपोनिन सी जो होता है वो कैल्शियम से बाइंड करता है और रेगुलेट करता है इंटरेक्शंस अमंग ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई। Now, looking at the structure of the sarcomere, we can see that at the edges Z lines are present. Attached to the Z lines are the thin filament or the actin filament and the region where only the actin filament is present is called the I band. जैसा कि हमने पहले बताया था आइसोट्रोपिक बैंड। और वो रीजन जहाँ पे मायोसिन फिलामेंट एक्सटेंड करके पूरा है और वहाँ पे कुछ रीजन्स में एक्टिन फिलामेंट भी हैं, उस रीजन को बोलते हैं ए बैंड, अनाइसोट्रोपिक बैंड और ये डार्क रीजन होता है।
द रीजन वेयर ओनली द मायोसिन फिलामेंट इज प्रेजेंट इज कॉल्ड द एच जोन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थिक बैंड यानी कि मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, तो इस रीजन को बोलते हैं एच जोन। इन द सेंटर ऑफ द एच जोन देयर इज अ लाइन called M line which divides the sarcomere into two equal halves. Now let us look at the requirements of muscle contraction. तो सबसे पहले तो हमें एक्शन पोटेंशियल की ज़रूरत होती है। अगर एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा तो कैल्शियम रिलीज नहीं होंगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम तभी रिलीज होता है जब वहाँ से एक्शन पोटेंशियल आता है। तो कैल्शियम आयन हमें दूसरी चीज़ ज़रूरत होती है कि कैल्शियम आयन आएगा तभी वो ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगा और कन्फर्मेशन ऑफ ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स को चेंज करके मायोसिन की बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन एक्सपोज करेगा। एटीपेज एक्टिविटी की बहुत ज़रूरत होती है मायोसिन फिलामेंट पे, क्योंकि अगर एटीपेज एक्टिविटी नहीं होगी तो हमारी मायोसिन का जो फिलामेंट है वो एनर्जाइज नहीं होगा और ओरिएंट नहीं कर पाएगा खुद को। और अगर एटीपी का मॉलिक्यूल नहीं होगा तो डिटैचमेंट भी नहीं हो पाता है। क्रॉस ब्रिज बन जाना तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसका डिटैचमेंट होगा तभी मसल कंट्रैक्शन की साइकिल कंटिन्यू होगी। नाउ लेट अस लुक एट द मसल कंट्रैक्शन साइकिल। मसल कंट्रैक्शन साइकिल होने के लिए एज आई टोल्ड यू कि एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहला स्टेप में यही लिखा हुआ है कि मायोसिन का हेड जो होता है वो स्प्लिट करता है एटीपी, यानी कि एटीपी को तोड़ के एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाता है एंड बिकम रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज्ड। Then it forms the cross bridge. Myosin head bind to the actin forming cross bridge. Cross bridge तभी बनेगा जब कैल्शियम आयन आके ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करके उसकी ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के कन्फर्मेशन को चेंज कर देगा, जिससे कि एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो जाएगी और तभी ये क्रॉस ब्रिज बनेगा। नाउ थर्ड स्टेप में ये लिखा है कि मायोसिन हेड्स रोटेट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर और पावर स्ट्रोक होता है। ये इसलिए होता है पावर स्ट्रोक इज बिकॉज क्योंकि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वहाँ से रिलीज होते हैं और इसी वजह से जो एक्टिन फिलामेंट होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सार्कोमेयर शिफ्ट होता है। नाउ इन द फोर्थ स्टेप एज मायोसिन हेड बाइंड द एटीपी, अब नया मॉलिक्यूल एटीपी का बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज डिटैच हो जाता है, यानी कि एक्टिन से मायोसिन की जो क्रॉस ब्रिज अटैचमेंट हुई थी, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बना था, अब वो टूट जाएगा और वो अलग हो जाएगा। दिस इज हाउ द मसल कंट्रैक्शन साइकिल कंटिन्यू। हक्सले और नियरडरगर्ग यानी कि एएफ हक्सले और नियरडरगर्ग ने कुछ हाइपोथेसिस दी थी। उनका ये हाइपोथेसिस था कि द आई बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्टिन फिलामेंट एंड द ए बैंड्स प्रिंसिपली ऑफ मायोसिन फिलामेंट। क्योंकि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं और एएफ हक्सले और नियरडरगर्ग की कुछ हाइपोथेसिस थी, उसमें से कुछ हाइपोथेसिस यूग हक्सले और जीन हैंसन की थी। तो अभी हम बता रहे हैं हक्सले और नियरडरगर्ग की हाइपोथेसिस। तो हक्सले और नियरडरगर्ग ने जो हाइपोथेसिस दी थी उसमें ये था कि द आई बैंड्स आर कंपोज्ड ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। आइसोट्रोपिक बैंड्स में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं और ए बैंड्स में मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, और ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एक्टिन फिलामेंट्स मूव इनटू द ए बैंड बिटवीन द मायोसिन फिलामेंट। हक्सले और हैंसन ने भी बहुत सारी हाइपोथेसिस दी थी, कुछ तो सेम थी और कुछ अलग थी। इनका हाइपोथेसिस था द बैकबोन ऑफ द मसल फाइबर इज एक्टिन फिलामेंट विच एक्सटेंड्स फ्रॉम जी लाइन अप टू वन एंड ऑफ द एच जोन वेयर दे आर अटैच्ड टू द इलास्टिक कंपोनेंट विच दे named S filament. Myosin filament extend from one end of the A band through the H zone up to the other end of the A band. Myosin filaments remain in relatively constant length during muscle contraction, stretch or contraction. If myosin filament contract beyond the length of the A band, their ends fold up to form the contraction band. Myosin and actin filaments lie side by side in the A band, and in the absence of ATP, they do not form a cross linkage. During stretching, only the I band and H zone increases in length while A bands remain the same. During contraction, actin filaments move into the A bands and the H zone is filled up. The I band shortens and the Z line comes in contact with the A bands. And the possible driving force of the contraction in the actin myosin linkage which depend on the ATP hydrolysis by myosin. Basically इन लोगों ने जो यूग हक्सले और जीन हैंसन की हाइपोथेसिस थी, इसने बहुत ज़्यादा एटीपी का रूल बताया और कैसे स्लाइडिंग ऑफ द फिलामेंट टेक प्लेस, कौन सी बैंड रिड्यूस होती है, कौन सी बैंड सेम कांस्टेंट रहती है, ये सब बताया था। So according to the sliding filament theory explains the mechanism of muscle contraction based on the muscle proteins that slide past each other to generate movement.
एज आई टोल्ड यू अर्लियर। अब हम लोग इस जिफ को अगर ध्यान से देखें या इस डायग्राम को पहले ध्यान से देखें तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि पहले आई बैंड की जो लेंथ है रिलैक्स्ड स्टेट में, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में पूरी तरह से आई बैंड डिसअपियर हो गई है, एच जोन डिसअपियर हो गया है, एच जोन बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया, ये भी कह सकते हैं। आई बैंड की लेंथ जो है बहुत कम हो गई है। ए बैंड अभी भी कांस्टेंट है और यही होता है मसल कंट्रैक्शन की स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसको एक्सप्लेन किया था ह्यूग हक्सले, जीन हैंसन, एफ हक्सले एंड आर नीडरगर्क ने इन 1954। होप यू एंजॉयड द लेक्चर। थैंक यू।